नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा स्पीकर पद पर ओम बिरला की शुरू हुई दूसरी पारी की। हालांकि 18वें लोकसभा का आगाज आपातकाल की चुभती यादों के साथ हुआ, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं मजबूत विपक्ष के नायक के तौर पर हम बात करेंगे राहुल गांधी की मैच्योर राजनीति की। साथ ही बात होगी सीबीआई के शिकंजे पर तल्ख होती राजनीति के बीच केजरीवाल और उनके समर्थकों के ऐतराज की। और चलते चलते बात होगी मॉनसून की। तो चलिए, हम हाजिर हैं देश की ऐसी कुछ खास खबरों को लेकर। देखिए हमारे ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं विपक्ष की सांकेतिक स्पर्धा की। और इसके बाद आखिर ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। वहीं विपक्ष की ओर से सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया। पीएम ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी, ना ही बड़ी तादाद में इस बार निष्कासन जैसी कार्रवाई होगी। देखिए ये रिपोर्ट। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनिमत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा। लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनिमत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और इसे मान लिया। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे। उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी, उसके बाद पीएम से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं। साल 2003 में कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 में कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। साल 2013 में तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए। तब से लेकर अब तक यानी कि 2019 और 2024 में भी उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है। साल 2019 में बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाया। संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने सदन को चलाया। 19 जून 2019 को वह सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। साल 2019 में वो 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वह कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा में वो कोटा और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल तक हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको
और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हाउस देश की जनता की आवाज है। सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है। ये जरूरी है कि जनता के बीच विश्वास बना रहे। मुझे विश्वास है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने का मौका देंगे। सवाल ये है कि जनता की कितनी आवाज को यहाँ मौका मिलता है। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आपके पास 5 साल का अनुभव है, वहीं आपको पुराने और नए सदन का अनुभव है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज न दबाई जाए, न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता भी है, सत्ता पर भी है। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना हो। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। अगली स्पेशल रिपोर्ट है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी भी दे दी है। 2014 में पीएम मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा और भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो काफी ताकतवर माने जाते हैं। इनमें से नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। हालांकि पहले राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए थे। बहरहाल राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिलेंगे कई अधिकार। जानिए क्यों बेहद अहम है ये पद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने से उन्हें कौन से अधिकार और सुविधाएं मिलने जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण ये पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधी दखल होगी। इन कमेटियों के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकेंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही ये जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। ये होती है नेता प्रतिपक्ष की सैलरी और मिलती है ऐसी सुविधाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले सांसद को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलता है और उसी के अनुरूप भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3.30 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलता है। साथ ही कार में ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही जिम्मेदारी निभाने के लिए 14 लोगों का स्टाफ भी होता है। राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों ही नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे। वहीं उनकी मां सोनिया गांधी 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक इस पद पर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी हैं 54 सांसद। आखिरी बार 2009 से 2014 तक सुषमा स्वराज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। हालांकि उनके बाद से ये पद अब राहुल गांधी को मिला है। 10 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के पीछे की वजह थी 2014 और 2019 के चुनावों में किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। नियमों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों के 10% यानी कि 54 सांसद आपके पास होने चाहिए। दोनों ही बार कांग्रेस के इतने सांसद नहीं थे। हालांकि इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि उन्होंने पार्टी की मांगों को मान लिया और उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आगे बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई के शिकंजे के चलते आम आदमी पार्टी के तेवर तल्ख हो गए हैं। शराब घोटाले मामले में जिस प्रकार सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक्शन लिया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावनाएं थी तो बीजेपी घबरा गई। उन्हें सीबीआई द्वारा फर्जी मामले में गिरफ्तार करवा लिया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में अरेस्ट कर लिया है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति और उसमें भूमिका को लेकर कोर्ट में कई दावे किए थे। बहरहाल इन दावों का केजरीवाल ने सिरे से खंडन किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण यह था कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया। हालांकि केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो कि अनुचित है। केजरीवाल ने क्या क्या कहा? सीबीआई के दावों पर केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने सिर्फ मंशा के बारे में पूछा था। मैंने कहा था कि शराब नीति रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी। शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें होती थी। मैंने सिसोदिया को बुलाकर निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्होंने पूछा कि शराब के ठेकों के निजीकरण का किसका आइडिया था। मैंने कहा कि मेरा आइडिया नहीं था। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। मैंने इन्हें कल बताया था कि ये बेतुके आरोप है। अभी 2-3 दिन में देखना है कि सीबीआई के सूत्र मीडिया में क्या क्या प्लान करेंगे। सीबीआई ने क्या कहा था? सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर उससे मुलाकात की। केजरीवाल ने 16 मार्च को सचिवालय में मंगुटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। वो सांसद हैं और दक्षिण में बड़ा नाम है। उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब दिल्ली नीति को लेकर सपोर्ट मांगा। इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उनसे आम आदमी पार्टी को फंड देने को कहा गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। साथ ही कहा कि पूरा सिस्टम इसी कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई, और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेके जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। देखिए, ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद केस है। सीबीआई के पास 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, हजारों गवाहों की गवाही ली है, कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं है।
और आज कोर्ट में सीबीआई कोशिश कर रही थी कि वो ये प्लांट करवाएं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को दोषी करार दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि उन्होंने कहीं पे भी ऐसे नहीं बोला है। और उसके बाद खुद जज ने बोला कि जज ने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा और जज ने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा बयान दिया है। सीबीआई की पूरी आज कोशिश ये थी कि इस खबर को सेंसेशनलाइज किया जाए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ठीकरा मनीष सिसोदिया पे फोड़ दिया है, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे क्योंकि खुद जज ने डॉक्यूमेंट को देख के बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है। और आप देखिए ना कि इतने टाइम से जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने कोई नोटिस नहीं दिया, कब उनको विटनेस से उन्होंने अक्यूज बना दिया, वो कुछ आज कोर्ट में नहीं बता पाए। हम तो कहते आ रहे हैं मनगढ़ंत मामला है और एक सीबीआई का एक और नया उन्होंने दांव पेच खेलने की कोशिश करी है। अंत में केजरीवाल जी रिहा होंगे। सीबीआई के दावों पर केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि वास्तव में सीबीआई की दुर्भावना और प्रक्रिया का दुरुपयोग दर्शाता है। सीबीआई गिरफ्तारी की अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। इस पर सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक हाईकोर्ट से लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। सीबीआई के वकील ने कहा कि मैं इस अदालत में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर आपने कहा है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा कि ये सही है कि गवाहों को प्रभावित किया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के दावों पर केजरीवाल का खंडन आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोर्ट ने सीबीआई के इस दावे पर केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर पूरी जिम्मेदारी सिसोदिया पर डाल दी है। इस पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि हमने केजरीवाल का बयान पढ़ा है, केजरीवाल ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। केजरीवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि शराब ठेकों का प्राइवेटाइजेशन उनका आइडिया नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई के दावे को गलत संदर्भ में लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और आगे बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। लेकिन दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों को अभी भारी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जल्द ही सभी जगहों पर मानसूनी बारिश हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत में मॉनसून की दस्तक। यूपी, राजस्थान सहित उत्तर भारत के राज्यों को गर्मी से मिली राहत। अब रफ्तार पकड़ेगा दक्षिण पश्चिम मॉनसून। यूपी में ललितपुर के रास्ते पहुंचा मॉनसून। पूर्वोत्तर और दक्षिण में बाढ़ से हाल बेहाल। जम्मू संभाग, पंजाब और बिहार में 1-2 रहेगा हीट वेव का असर। मॉनसून की एंट्री से राहत। दिल्ली, यूपी और राजस्थान सहित कई उत्तर भारत के राज्यों को गर्मी से राहत मिल गई है। इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि यूपी और राजस्थान में मॉनसून ने मंगलवार को दस्तक दे दी है। आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। मॉनसून की उत्तरी सीमा मुद्रा, मेहसाणा, उदयपुर, शिवपुरी, सिद्धि, चाईबासा, हल्दिया, पाकुड़, साहिबगंज और रक्सौल से होकर गुजर रही है। वहीं मॉनसून यूपी में ललितपुर के रास्ते पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया है कि मॉनसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। विभाग ने बताया कि ऐसे में अगले 7 दिनों में पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हीट वेव के बाद अब उमस भरी गर्मी। एक तरफ उत्तर भारत में मॉनसून की दस्तक, तो वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हालत बने हुए हैं। असम में तो तकरीबन 1.75 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और वर्षा जनित घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग से लेकर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों को अभी बारिश का इंतजार है। इन राज्यों में अभी और 2 दिन लू चलने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में हल्के बादल छा रहे हैं, लेकिन बूंदाबांदी के चलते उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं भारी तो कहीं बहुत अधिक मूसलाधार वर्षा हो रही है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत कई सहायक नदियां उफान पर हैं और राज्य के 9 जिलों में 2.25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 28 और 29 जून को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान अंधड़ चलने की संभावना भी है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बुधवार से और मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 27 जून से 1 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के आसार भी हैं। राजस्थान, यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में प्रवेश कर गया है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली समेत अन्य कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। 27 से 29 जून तक दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में मॉनसून सुस्त। झारखंड में निर्धारित समय से 11 दिन की देरी से 21 जून को प्रवेश करने के बाद मॉनसून की चाल सुस्त पड़ गई है। इसके चलते जून महीने में प्रदेश में 67% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य के 5 जिलों में 80% तक कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार तक मानसून ने राज्य के सिर्फ 4 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, गुमला और चाईबासा को ही कवर किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।